जय हिंद दोस्तों। आज एक हम लोग बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पे बात करने वाले हैं। इस टॉपिक से रिलेटेड मल्टीपल टाइम्स सीडीएस, सीएपीएफ और यूपीएससी में सवाल पूछा जा चुका है। इसको मैं आपको पूरे डिटेल में समझाऊंगा। वीडियो के एंड तक बने रहिएगा। मेरी गारंटी है आप इस टॉपिक से एक भी सवाल गलत नहीं करोगे, चाहे सीडीएस का हो, चाहे सीएपीएफ का हो, चाहे यूपीएससी का हो। इसके अलावा इस टॉपिक के एंड में मैं इस टॉपिक से रिलेटेड सारे पीवाईक्यूज भी आपको सॉल्व करवाऊंगा जो कि सीडीएस, सीएपीएफ और यूपीएससी में पूछे गए। ठीक है। और आइडियली यही एक तरीका होता है अच्छे से तैयारी करने का कि आप एक टॉपिक को कवर करो और फिर उस टॉपिक से रिलेटेड सारे पीवाईक्यूज को लगा लो। ठीक है, शुरू करते हैं। एंटी डिफेक्शन लॉ समझना जरूरी है कि होता क्या है। पहले क्या होता था, पुराने जमाने में जब ये लॉ नहीं था, तो क्या होता था कि सपोज करो कि एक पॉलिटिकल पार्टी है। सपोज करो कि पार्टी है बीजेपी। ठीक है, बीजेपी का एक कैंडिडेट है ए। ये बीजेपी के टिकट पे इलेक्शन लड़ता है और जीत जाता है। ठीक है, जीत जाता है। जब ये जीत जाता है इलेक्शन, तो उसके बाद इसके मन में सपोज कर लो लालच आ जाता है और ये पॉलिटिकल पार्टी चेंज कर लेता है और कांग्रेस को ज्वाइन कर लेता है। ठीक है, कांग्रेस ज्वाइन कर लेता है। मतलब अभी तक क्या बोला मैंने, बीजेपी के टिकट पे इसने इलेक्शन लड़ा, ए ने, और ये जीत गया इलेक्शन और उसके बाद इसने अपनी पार्टी बदल ली और कांग्रेस में आ गया। ठीक है, अब इसमें दिक्कत ये आती थी कि लोगों के वोट का कोई वैल्यू ही नहीं रह जाता था, क्योंकि लोग वोट करते थे पार्टी के नाम पे। ठीक है, लोगों ने बीजेपी के नाम पे वोट किया था। लोग तो इसको जानते भी नहीं थे कैंडिडेट को, बट लोगों ने पार्टी के नाम पे वोटिंग करी थी। और जब ये जीत गया, इसने पार्टी बदल ली, तो लोगों के वोट का कोई वैल्यू ही नहीं रहा। ठीक है, ये दिक्कत आता था। और इसमें और भी दिक्कतें आती थी कि फिर सरकार गिर जाती थी वगैरह वगैरह। तो इससे बचने के लिए एंटी डिफेक्शन डिफेक्शन लॉ बनाया गया। ठीक है, अब इसमें आपको जरूरी कुछ बातें याद रखनी है कि इस लॉ को कौन से कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के द्वारा जोड़ा गया था संविधान में। उसका नाम था 52nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1952। इसको आपको रट लेना है क्योंकि मल्टीपल टाइम्स पीवाईक्यू है ये। ठीक है, ये डायरेक्टली एग्जाम में बहुत बार पूछा जा चुका है। दूसरा, कौन से शेड्यूल में ऐड हुआ था? 10th शेड्यूल में। ठीक है, ये दोनों फैक्ट आपको बिल्कुल रट लेना है क्योंकि ये डायरेक्टली पीवाईक्यूज में पूछे जा चुके हैं। ठीक है, तो एंटी डिफेक्शन लॉ वाज एडेड इन दी कॉन्स्टिट्यूशन थ्रू 52nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1952। और कौन से शेड्यूल में ऐड हुआ था? 10th शेड्यूल में। टोटल कितने शेड्यूल है? 12 शेड्यूल्स। ठीक है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट आपको ध्यान रखना है कि डिफेक्शन के बारे में आपको तीन तरह के कैंडिडेट खड़े होते हैं। एक तो वो कैंडिडेट होते हैं जो कि पार्टी के टिकट पे खड़े होते हैं, पार्टी टिकट पे, जैसे कि बीजेपी, कांग्रेस, ठीक है, आम आदमी पार्टी एक्सेट्रा, पार्टी टिकट पे खड़े हो रहे हैं। एक कैंडिडेट होता है जो कि निर्दलीय होता है, इंडिपेंडेंट कैंडिडेट। वो किसी के पार्टी टिकट पे नहीं खड़ा होता, वो इंडिपेंडेंटली खड़ा होता है। ठीक है, और तीसरा होता है नॉमिनेटेड। ठीक है, नॉमिनेटेड होते हैं। तो तीन तरह के कैंडिडेट होते हैं इलेक्शन लड़ने के लिए। अब तीनों पे अलग अलग एप्लीकेबिलिटी है एंटी डिफेक्शन लॉ का। ठीक है, अब आपको देखना है कि इन जो पार्टी टिकट्स पे जो खड़े हो रहे हैं, उन पे एंटी डिफेक्शन लॉ कब लगेगा। ठीक है, इन पे कब लगेगा? इन पे लगेगा अगर ये वॉलेंटरीली क्विट कर देते हैं पार्टी इलेक्शन जीतने के बाद, या फिर इलेक्शन के बाद अगर ये वॉलेंटरीली क्विट कर देते हैं। जो मैंने ऊपर बताया ना कि बीजेपी से लड़ा और उसके बाद पार्टी छोड़ दिया, इसने बोला कि अब मैं बीजेपी में नहीं रहूंगा, अब मैं पार्टी छोड़ रहा हूँ, कांग्रेस ज्वाइन कर रहा हूँ, या फिर मैं नहीं भी ज्वाइन कर रहा हूँ, बस मैं पार्टी छोड़ रहा हूँ। तो इन पर एंटी डिफेक्शन लॉ लग जाएगा। ठीक है, एंटी डिफेक्शन लॉ लग जाएगा इनके ऊपर। दूसरा, सेम अगर पार्टी टिकट पे खड़ा हुआ है और इस बंदे ने पार्टी के विप को मानने से मना कर दिया। पार्टी के विप मतलब पार्टी के डायरेक्शंस। जैसे सपोज करो कि एक मुद्दा है, ठीक है, एक एक बिल जो है पार्लियामेंट में आया है, इंट्रोड्यूस हुआ है। ठीक है, उस पे पार्टी का ये लाइन है, मान लो कांग्रेस चाहती है कि उनके सारे मेंबर्स बिल के फेवर में वोट करें। ठीक है, बिल के फेवर में वोट करें। बट ये एक बंदा है जो कि कांग्रेस का बंदा है, कांग्रेस के टिकट पे जीता है, बट ये बिल के अगेंस्ट वोट कर देता है या फिर बिल के अगेंस्ट वोट करना चाहता है। ठीक है, तब भी इस पे एंटी डिफेक्शन लॉ लग जाएगा। ठीक है, सिमिलरली अगर ये पार्टी के विप या पार्टी के डायरेक्शंस को फॉलो नहीं करता है, एंटी डिफेक्शन लॉ लगेगा। कॉन्ट्ररी वोटिंग, मतलब वही जो मैंने बोला कि पार्टी फेवर में कर रही है, ये अगेंस्ट कर रहा है, तो भी इसके ऊपर डिफेक्शन लग जाएगा। या फिर ये एब्सटेन करता है। कीवर्ड्स याद रखना है, कॉन्ट्ररी वोटिंग और एब्सटेन फ्रॉम वोटिंग। ठीक है, तो भी इसके ऊपर एंटी डिफेक्शन लग जाएगा। ठीक है, ये चीजें जो मैं बता रहा हूँ बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये डायरेक्टली एमसीक्यूज में पूछते हैं। ठीक है, तो आपको क्या क्या याद रखना है? अगर वॉलेंटरीली क्विट कर देता है पार्टी तो डिफेक्शन लगेगा। पार्टी विप के अगेंस्ट जाता है तो एंटी डिफेक्शन लगेगा। बिल सॉरी कॉन्ट्ररी वोटिंग करता है तो लगेगा। एब्सटेन करता है वोटिंग से तो भी लगेगा। ठीक है, तो अगर ऑप्शन में एब्सटेन फ्रॉम वोटिंग लिखा रहेगा तो आपको सही मारना है कि हाँ एब्सटेन करेगा तो लगेगा इस पे। दूसरा, इंडिपेंडेंट है अगर कोई बंदा,
ठीक है, उसने किसी पार्टी के टिकट पे नहीं लड़ा है, इंडिपेंडेंटली चुनाव लड़ा है, जीत गया है। ठीक है, अगर ये जीत जाता है और फिर ये किसी और पार्टी को, मतलब जीतने के बाद कोई पार्टी ज्वाइन कर ले, कोई पार्टी ज्वाइन कर ले, मतलब सपोज करो इंडिपेंडेंटली लड़ा है और जीत गया और फिर कांग्रेस ज्वाइन कर लिया या फिर बीजेपी ज्वाइन कर लिया, तो इसके ऊपर एंटी डिफेक्शन लग जाएगा। ठीक है, मतलब अगर इंडिपेंडेंट है, इंडिपेंडेंटली खड़ा हुआ, जीत गया और उसके बाद इसने बीजेपी ज्वाइन कर ली, तो भी इसके ऊपर लग जाएगा एंटी डिफेक्शन लॉ। ठीक है, और तीसरा है नॉमिनेटेड। नॉमिनेटेड के साथ क्या सीन है कि सपोज ये नॉमिनेटेड मेंबर है, ये जीत गया। ठीक है, जीत गया। अब इसके पास 6 महीने के अंदर, 6 मंथ के अंदर इसके पास ऑप्शन है कि ये कोई भी पार्टी ज्वाइन कर सकता है। ठीक है, बट कीवर्ड है 6 मंथ। 6 मंथ से पहले कोई भी पार्टी ज्वाइन कर सकता है, बट 6 महीने के बाद नहीं कर सकता। 6 मंथ्स के बियॉन्ड नहीं कर सकता, इसके पास ऑप्शन नहीं है, बट 6 महीने से पहले कर सकता है। ठीक है, ये मैंने जो भी 4 पॉइंट बताया बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इस पर डायरेक्टली सवाल बनते हैं। ठीक है, फिर से मैं रिपीट करता हूँ, पार्टी टिकट पे अगर खड़ा हुआ जीता और वॉलेंटरली क्विट करता है पार्टी, एंटी डिफेक्शन लगेगा। इंडिपेंडेंट सॉरी, अगर पार्टी के विप के अगेंस्ट जाता है या फिर कॉन्ट्रेरी वोटिंग करता है, मतलब पार्टी यस बोल रही है, इसने नो बोल दिया, तो भी लगेगा। एब्सटेन फ्रॉम वोटिंग, तो भी लगेगा। इंडिपेंडेंट मेंबर है, इंडिपेंडेंटली जीता और फिर कोई पार्टी ज्वाइन कर लेता है, एंटी डिफेक्शन लग जाएगा। नॉमिनेटेड मेंबर है, ठीक है, और अगर वो इलेक्शन जीत जाता है, उसके पास ऑप्शन है कि या तो वो 6 महीने से पहले कोई भी पार्टी ज्वाइन कर ले, तब तो चलेगा, तब नहीं लगेगा डिफेक्शन। बट 6 महीने के बाद अगर वो ज्वाइन करता है, डिफेक्शन लग जाएगा उसके ऊपर। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट। ओके, नेक्स्ट। नेक्स्ट आपको सवाल पूछा जाएगा कि हु इज द फाइनल अथॉरिटी व्हेन इट कम्स टू एंटी डिफेक्शन। ठीक है, तो ये अथॉरिटी, फाइनल अथॉरिटी टू डिसाइड वेदर द केस इज अ केस ऑफ एंटी डिफेक्शन और नॉट, लाइज विद द स्पीकर। स्पीकर के साथ होता है, फाइनल अथॉरिटी स्पीकर के पास होता है। ठीक है, या फिर प्रिसाइडिंग ऑफिसर बोल लो। ओके, प्रिसाइडिंग ऑफिसर मतलब राज्यसभा में वाइस प्रेसिडेंट और लोकसभा में स्पीकर। ओके, तो इनके पास फाइनल अथॉरिटी होता है टू डिसाइड वेदर द केस इज अ एंटी डिफेक्शन केस और नॉट। ठीक है, इसके अलावा एक और बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है। फैक्ट ये है कि फाइनल अथॉरिटी तो है स्पीकर के पास। सपोज कर लो स्पीकर ने अपना वर्डिक्ट भी दे दिया, ठीक है, तो क्या जो कैंडिडेट है जिसके ऊपर एंटी डिफेक्शन लगा है, क्या वो कोर्ट जा सकता है या नहीं जा सकता है? ठीक है, तो इसमें आप ये बोल सकते हो कि जो फाइनल वर्डिक्ट है, इट कैन बी रिव्यूड बाय द कोर्ट। ठीक है, तो इसके पास भले फाइनल अथॉरिटी है, बट जो जिस मेंबर के ऊपर एंटी डिफेक्शन लगेगा वो कोर्ट जा सकता है। ठीक है, तो कोर्ट इसको रिव्यू कर सकता है। ठीक है, तो ये भी बहुत बार पूछ लेते हैं एग्जाम में कि क्या जुडिशियल रिव्यू इस पे एप्लीकेबल है या नहीं है। ठीक है, तो इस पे एप्लीकेबल है। नेक्स्ट, अच्छा, ये जो बात है कि इट कैन बी रिव्यूड बाय द कोर्ट, ये बोला गया था क्योटो होलोहन वर्सेस जुचिलहू केस 1992। ठीक है, अगर एडिशनल इंफॉर्मेशन ध्यान रखना है तो क्योटो होलोहन वर्सेस चुलू जो भी है केस 1992 में ये चीज बोला गया था कि कोर्ट इसको रिव्यू कर सकता है। ठीक है, तो फाइनल अथॉरिटी अगर सीधे सीधे सवाल में पूछो, फाइनल अथॉरिटी किसके पास है? स्पीकर के पास है। बट कैन इट बी रिव्यूड बाय द कोर्ट? यस, इट कैन बी रिव्यूड बाय द कोर्ट। ओके, नेक्स्ट। नेक्स्ट है कि जब कंप्लेन दर्ज होगा, जैसे मान लो कि किसी ने कर दिया ये चीज, वॉलेंटरीली क्विट कर दिया पार्टी, ठीक है, तो क्या स्पीकर डायरेक्टली उसको जाके एंटी डिफेक्शन लगा देगा? नहीं, सुओ मोटो एक्शन नहीं ले सकता है। स्पीकर के पास जब कंप्लेन आएगा, जब बाकी मेंबर्स कंप्लेन करेंगे या फिर पार्टी कंप्लेन करेगी, तभी स्पीकर इस पे एक्शन लेगा। ठीक है, सो स्पीकर कैन नॉट टेक सुओ मोटो एक्शन। ठीक है, और एक्शन विल ओनली बी टेकन आफ्टर द कंप्लेन इज रजिस्टर्ड। ठीक है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये सिविल सर्विसेज में पूछा जा चुका है, ये भी पूछा जा चुका है, और ये तो मल्टीपल एग्जाम्स में मल्टीपल टाइम्स पूछा जा चुका है। ठीक है, नेक्स्ट, एंटी डिफेक्शन विल नॉट अप्लाई टू द स्पीकर, डेप्यूटी स्पीकर एंड डेप्यूटी चेयरमैन। ठीक है, इन लोगों के ऊपर एंटी डिफेक्शन नहीं लगेगा। स्पीकर के ऊपर, डेप्यूटी स्पीकर के ऊपर और डेप्यूटी चेयरमैन के ऊपर एंटी डिफेक्शन नहीं लग सकता। ओके, नेक्स्ट, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि एंटी डिफेक्शन का एक एक्सेप्शन है। एक्सेप्शन ये है कि अगर एक पार्टी या एक पार्टी के 2/3 मेंबर्स एक दूसरी पार्टी के साथ मर्ज हो जाते हैं, ठीक है,
और ये 2/3 लोग इस पे एग्री कर रहे हैं मर्ज होने पे, तो भी एंटी डिफेक्शन नहीं लगेगा। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट। अगर 2/3 मेंबर्स मर्ज हो जाते हैं, मर्ज, ठीक है, मतलब सपोज कर लो कि एक पार्टी है, इसमें 100 सीट है, इसके 2/3 मेंबर्स, ठीक है, 100 मेंबर्स में से 2/3 मेंबर्स यहाँ से निकल करके एक दूसरी पार्टी में मर्ज हो जाते हैं, ठीक है, तो फिर एंटी डिफेक्शन नहीं लगेगा। ओके ओके, नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट वो ये है कि पहले पुराने जमाने में एक रूल होता था कि 1/3 मेंबर्स, अगर 1/3 मेंबर्स अग्री करते हैं और फिर वो पार्टी से निकल करके एक दूसरी पार्टी में एक दूसरी पार्टी बना लेते हैं, तो फिर एंटी डिफेक्शन लॉ नहीं लगता था। बट अब ये रूल एप्लीकेबल नहीं है, ठीक है, और इसको हटाने के लिए हमने 91st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2003 के द्वारा, मतलब ये जब कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट आया था तो इस एक्ट ने बोला कि भाई ये जो रूल था कि 1/3 मेंबर एक पार्टी से टूट करके एक अपनी नई पार्टी बना लेंगे और फिर इन पे एंटी डिफेक्शन नहीं लगेगा, इट इज नो मोर एप्लीकेबल। ठीक है, तो ये हट चुका है बिल्कुल। बट ये अभी भी एक एक्सेप्शन है जो कि एप्लीकेबल है। वो ये है कि अगर 2/3 मेंबर्स इस पार्टी से निकल के दूसरी पार्टी में मर्ज हो जाते हैं, मर्ज कीवर्ड है, मर्ज हो जाते हैं, ठीक है, तो एंटी डिफेक्शन नहीं लगेगा इनके ऊपर। ठीक है, दिस इज ऑल अबाउट एंटी डिफेक्शन लॉ। इसके बियॉन्ड आपको कुछ भी पढ़ने की जरूरत नहीं है, 100% कवरेज है। इसके बियॉन्ड एक भी ऐसा सवाल नहीं होगा जो आपसे नहीं सॉल्व होगा। ठीक है, तो अब आपको मैं कुछ पीवाईक्यूज दिखाता हूँ। पीवाईक्यूज करते हैं, चेक करते हैं कि हमको आ रहा है कि नहीं आ रहा है। ठीक है, पहला पीवाईक्यू है, ये पूछा गया आपके सिविल सर्विसेज 2022 प्रीलिम्स का सवाल है। ठीक है, फर्स्ट, रिगार्डिंग एंटी डिफेक्शन लॉ इन इंडिया कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। The law specifies that a nominated legislator cannot join any political party within 6 months of being appointed to the house. Within 6 months नहीं कर सकता, इसमें क्या बोल रहा है ऑप्शन में, within 6 months मतलब 6 months के अंदर नहीं कर सकता। बट मैंने क्या बोला कि 6 महीने के अंदर कर सकता है और 6 महीने के बाद नहीं कर सकता। ठीक है, तो ये ऑप्शन गलत हो गया मेरा, है ना, तो फर्स्ट कट गया। ठीक है, द लॉ स्पेसिफाइज दैट अ नॉमिनेटेड लेजिस्लेटर कैन नॉट जॉइन एनी पॉलिटिकल पार्टी विद इन 6 मंथ्स, बट 6 मंथ से पहले कर सकता है, 6 मंथ्स के बाद नहीं कर सकता, रूल ये था, तो फर्स्ट गलत हो गया। सेकंड, द लॉ डज नॉट प्रोवाइड एनी टाइम फ्रेम विद इन विच द प्रिसाइडिंग ऑफिसर हैज टू डिसाइड अ डिफेक्शन केस। ठीक है, अब ये शायद मैंने मिस कर दिया बट मेरे को पढ़ाना था। सीन ये है कि जो लॉ या जो प्रिसाइडिंग ऑफिसर होता है उसके पास कोई टाइम फ्रेम नहीं है। ठीक है, मतलब वो 1 साल, 2 साल, 4 साल, 5 साल, 10 साल कुछ भी समय ले सकता है इसको डिसाइड करने के लिए कि वेदर इट इज अ डिफेक्शन केस और नॉट। ठीक है, सो द प्रिसाइडिंग ऑफिसर कैन टेक एनी टाइम टू डिसाइड वेदर दिस केस इज अ डिफेक्शन केस और नॉट। इसमें क्या लिखा है, द लॉ डज नॉट प्रोवाइड एनी टाइम फ्रेम विद इन विच द प्रिसाइडिंग, हाँ तो सही है क्योंकि कोई टाइम फ्रेम नहीं दिया गया है लॉ में। ठीक है, तो टू ओनली इसका आंसर हो जाएगा। ओके, ये था सिविल सर्विसेज 2022 का सवाल। नेक्स्ट, सीएपीएफ 2019। ठीक है, इसमें पूछा गया विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट नॉट ट्रू ऑफ द टेंथ शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया pertaining to disqualification of members of parliament and state legislature। ठीक है, फर्स्ट, द शेड्यूल lays down that elected members may be disqualified on the grounds of defection। सही है, elected members can be disqualified on the grounds of defection, सही है, बट हमको not true खोजना है। disqualification on ground of defection apply even in cases of merger with another political party। मैंने क्या बोला, merger is an exception, merger में applicable नहीं होता है, तो ये गलत हो गया क्योंकि इसमें बोल रहा है डिस्क्वालिफिकेशन अप्लाई इवन इन केसेस ऑफ मर्जर। ठीक है, बट मर्जर इज एन एक्सेप्शन, मर्जर के केस में डिस्क्वालिफिकेशन एप्लीकेबल नहीं है। ठीक है, तो ये गलत हो गया, तो ये मेरा एक्चुअली में क्योंकि नॉट पूछा है तो ये सही हो गया। बट हम लोग फिर भी दूसरे ऑप्शंस को भी देख लेंगे। केसेस ऑफ डिस्प्यूट्स आर डिसाइडेड बाय द स्पीकर और चेयरमैन ऑफ द हाउस कंसर्न, सही है। द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया इज द फाइनल आर्बिट्रर इन द केसेस विच रिमेन्स अनरिजॉल्व। ठीक है, तो जो अनरिजॉल्व होता है उसमें मैंने आपको बोला था कि फाइनल अथॉरिटी कोर्ट के पास होता है, मतलब चेयरमैन के डिसीजन देने के बाद रिव्यू कर सकता है कोर्ट, तो ये भी सही है, तो हमारा आंसर हो गया बी। ओके, नेक्स्ट, ये सवाल पूछा गया है सीडीएस 1 2013 में। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स, द एंटी डिफेक्शन लॉ बैन्स एन इलेक्टेड मेंबर फ्रॉम वोटिंग अगेंस्ट द एक्सप्लिसिट मैंडेट ऑफ हिज और हर पार्टी। ठीक है, तो इसमें बोल रहा है कि पार्टी का जो भी स्टैंड होगा उसके अगेंस्ट में वोट करने से रोकता है एंटी डिफेक्शन, सही है। द एंटी डिफेक्शन प्रोविजंस do not apply if 1/3 of the members of the party disobey the mandate of the party and constitute themselves as a separate party। अब मैंने क्या बोला था, ये 1/3 वाला जो था ये पहले था, बट ये 91st CAA 2003 से ये हट गया। ठीक है, तो ये हट गया तो ये गलत हो गया, तो मेरा आंसर हो जाएगा वन ओनली।
ओके, ठीक है। अगर आप लोगों ने सपोर्ट किया तो आई विल ब्रिंग मोर वीडियोस अबाउट सम स्पेसिफिक टॉपिक्स जो कि बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम्स में कंटिन्यूसली पूछे जाते हैं। ठीक है, तो अगर आप बोलो तो नेक्स्ट टॉपिक वील डू फाइनेंस कमीशन और फिर अदर कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज, क्योंकि वहां से काफी सवाल पूछते हैं और बहुत लोगों को क्लैरिटी नहीं है उन टॉपिक्स पे। ठीक है, so we'll keep the modus operandi very similar. Study the topic, solve all the PYQs related to that topic and then move ahead. ठीक है, अगर आप ऐसे करते हो तो मेरे को नहीं लगता कि आप कोई भी टॉपिक मिस करोगे, प्लस मेरे को लगता है कि इट वुड बी वेरी इजी फॉर यू टू क्लियर एनी एग्जाम। थैंक यू सो मच, टेक केयर।